नमस्कार दोस्तों, इंडिया रेलवे अपडेट चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजभाषा से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का अभ्यास करेंगे। रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन राजभाषा से आता है, इसलिए राजभाषा से संबंधित प्रश्न पर मजबूत पकड़ होनी आवश्यक है। दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने 100 क्वेश्चन का ठीक से अभ्यास कर लिया तो आपको 10 में से 10 नंबर पक्का है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 105 टोटल क्वेश्चन है और जो आंसर सही होगा वहां पे रेड कलर होगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? भारत संघ की राजभाषा हिंदी है, देवनागरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 2, संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ? सही आंसर होगा 14 सितंबर 1949। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? इसका सही आंसर होगा 10 मई 1963 को। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? तो ये 1967 में संशोधित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र क्या क्या है? दोस्तों, राजभाषा अधिनियम के अधीन भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को 3 भाग में बांटा गया है, क, ख व ग या ABCD और C। क के अंतर्गत वो राज्य आते हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। ख के अंतर्गत वो राज्य आते हैं जहाँ हिंदी कुछ कुछ बोला जाता है, मतलब पर्याप्त मात्रा में। और ग के अंतर्गत वो क्षेत्र आते हैं जहाँ हिंदी बिल्कुल न के बराबर बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में आता है? दोस्तों, अंडमान निकोबार क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ख क्षेत्र में वर्गीकृत एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र क्या है? तो ख क्षेत्र में एकमात्र यूनियन टेरिटरी जो है वो है चंडीगढ़। और अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? और अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए पारित अधिनियम क्या है? दोस्तों, ये है राजभाषा अधिनियम 1967। ये 1963 का ही संशोधित रूप है। 11 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावित हुई? तो राजभाषा अधिनियम की धारा 26 जनवरी 1965 से लागू हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। दोस्तों, संसदीय समिति में लोकसभा के 20 मेंबर होते हैं और राज्यसभा के 10 मेंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? दोस्तों, संविधान के भाग 17 में 343 से 351 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किसके साथ है?
तो उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। तो दोस्तों धारा 7 उच्च न्यायालय के वैकल्पिक भाषा के प्रयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 और 7 किस राज्य में लागू नहीं होती? तो जम्मू और कश्मीर में धारा 6 और 7 लागू नहीं होती। किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में संशोधित किया गया है? दोस्तों बिहार और तेलंगाना, यहाँ पे हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के नाम लिखिए। दोस्तों 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा प्रेजेंट में है, जो इस प्रकार है: असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। 18 नंबर क्वेश्चन है, ख क्षेत्र में आने वाले राज्यों के नाम बताइए। तो ख क्षेत्र में वो राज्य आते हैं जहाँ पर्याप्त मात्रा में थोड़ी सी हिंदी बोली जाती है, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़। ये और 19 नंबर क्वेश्चन है, फिलहाल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो दोस्तों हमने ऊपर देखा था टोटल 22 भाषा है। संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों भाग 5 में 120 आर्टिकल राजभाषा से संबंधित है और भाग 6 में 210 और उसके बाद भाग 17 पूरा राजभाषा से संबंधित है। तो टोटल 3 भाग राजभाषा से संबंधित हो गया, 5, 6 और 17। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान उपलब्ध अनुच्छेद का नाम बताइए। तो दोस्तों अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ? तो 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान करने के लिए। दोस्तों जब संविधान लागू हुआ तो उस समय अंग्रेजी का प्रयोग 15 साल तक करने का निर्णय किया गया था। उसके बाद अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा संविधान में प्रावधान था। लेकिन परिस्थिति को देखते हुए 1965 के बाद भी 1965 में 15 साल पूरे हो रहे थे, इसलिए 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के लिए ही राजभाषा अधिनियम 1963 को पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया, राजभाषा नियम कब पारित हुआ? तो राजभाषा नियम 1976 को पारित हुआ था। संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों भाग 17 में 343 से 351 अर्थात 9 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है और इसका प्रथम बार नियुक्ति 1963 में हुआ था। और राज्यसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1963 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर जी थे। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए 1967 में एक समिति का
स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष उस समय के गृह मंत्री जीबी पंत जी थे। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? दोस्तों, वित्त मंत्रालय इसका सही आंसर होगा। वित्त मंत्रालय जो भी स्टैट्यूटरी रूल्स, रेगुलेशन एंड ऑर्डर होते हैं उसका अनुवाद करता है। क्वेश्चन नंबर 29, 1965 तक संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए कौन सी भाषा मुख्य भाषा थी तथा कौन सी भाषा सहायक? दोस्तों, 1965 तक मुख्य राजभाषा अंग्रेजी थी तथा सहायक राजभाषा हिंदी थी। ये ऑफिशियल लैंग्वेज थे। पार्ट 6 में कौन सा अनुच्छेद है? ऐसा है, पार्ट 6 में कौन सा अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 210। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की? तो श्री ललित नारायण मिश्र सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 1979 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है? तो इसका सही आंसर होगा संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति के 1952 के आदेशों के अनुपालन के लिए रेलवे बोर्ड में किस वर्ष हिंदी सहायक के एक पद का सृजन हुआ? तो वर्ष 1952 में रेलवे बोर्ड की सामान्य शाखा में। क्वेश्चन नंबर है 35, रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ था तथा उस समय रेल मंत्री कौन थे? तो 1956 में रेलवे का बजट हिंदी में अनुवाद हुआ था और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय रेलवे मिनिस्टर थे। रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1960 में हिंदी अनुभाग का गठन हुआ था। क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों, क क्षेत्र के अंतर्गत वो राज्य आते हैं जहां हिंदी मुख्य रूप से बोली जाती है, जैसे बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 38, ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन से हैं? दोस्तों, ग क्षेत्र के अंतर्गत वो राज्य आते हैं जहां हिंदी 9 के बराबर बोली जाती है, जैसे कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा, जम्मू व कश्मीर, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पांडिचेरी के राज्य संघ क्षेत्र, दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली व लक्षद्वीप। क्वेश्चन 39, रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है? तो दूसरी उप समिति सही आंसर होगा। हिंदी में कार्यालयीन काम करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना क्या है? इसका सही आंसर होगा राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। क्वेश्चन नंबर 41, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाएं पास करने पर मिलने वाले पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों, प्रबोध में फर्स्ट रैंक लाने के लिए, जैसे कि 70% से ज़्यादा लाने के पर 1600
और 60 से 69 800 और 55 से 59 400। प्रवीण में 1800 1200 और 600 ये है, और प्राज्ञ में 2400 1600 और 800। और क्वेश्चन नंबर 42 है, राजभाषा विभाग से संबंध OLIC का पूर्ण रूप क्या है? तो राजभाषा कार्यान्वयन समिति। क्वेश्चन नंबर 43, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो दोस्तों 3 पाठ्यक्रम निर्धारित हैं, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है? तो दोस्तों प्रारंभिक प्रबोध है, इसका सही आंसर होगा। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। संबंधित मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है? तो हिंदी सलाहकार समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 है, वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों वर्तमान में जो राजभाषा समिति है उसका गठन 1976 में हुआ था। राजभाषा की संसदीय समिति के कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों संसदीय समिति में 30 होते हैं, और जिसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा से 20 सदस्य होते हैं। फिलहाल राजभाषा की संसदीय समिति की कितनी उप समितियाँ हैं? तो इसके 3 उप समितियाँ हैं। संसदीय राजभाषा समिति की मुख्य ड्यूटी क्या है? तो इसका मुख्य काम हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना है। क्वेश्चन नंबर 52, प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्र सरकार के वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं, वही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अधिकता क्या है? तो दोस्तों 3 महीने में कम से कम एक बार जरूर इसकी मीटिंग होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा डी नंबर। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? तो ये 6 महीने में एक बार जरूर होती है। 55, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम क्या क्या है? तो केंद्र सरकार के लिए 3 पाठ्यक्रम हैं, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या था? तो अंतिम पाठ्यक्रम प्राज्ञ है और प्रारंभिक पाठ्यक्रम प्रबोध है। 58, हिंदी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कौन कौन सी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं? तो नियमित गहन पत्राचार एवं प्राइवेट सुविधाएं मौजूद हैं। साल में कितनी बार नियमित पाठ्यक्रम की हिंदी परीक्षाएं चलाई जाती हैं? दोस्तों साल में ये 2 बार जरूर हिंदी की परीक्षाएं चलाई जाती हैं। नियमित हिंदी परीक्षाएं किस किस महीने में चलाई जाती है? तो मई और नवंबर में। हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए कौन योग्य होते हैं? तो केंद्र सरकार के श्रेणी 3 कर्मचारी व उससे ऊपर के कर्मचारी, जो ग्रुप सी के, बी के और ए के कर्मचारी होते हैं, वो हिंदी कोर्स के लिए योग्य होते हैं। हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आरंभ किए गए नए पाठ्यक्रम का नाम बताइए।
तो एक नया पाठ्यक्रम स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है पारंगत। कोटि क में वर्गीकृत कर्मचारी कौन सी हैं? तो कोटि क में वो कर्मचारी वर्गीकृत हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी या हिंदुस्तानी उसकी बोली है। कोटि क में वर्गीकृत कर्मचारी कौन हैं? तो जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पुश्तो, सिंधी या स्वभाषा है। कोटि ग में वर्गीकृत कर्मचारी कौन हैं? जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगाली व उड़िया या असमिया है। कोटि घ में वर्गीकृत कर्मचारी हैं जो दक्षिण भारत की भाषा या अंग्रेजी बोलते हैं, वो कोटि घ में आ जाएंगे। कोटि ग के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होना अपेक्षित है? तो प्रवीण में उनको प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। कोटि घ के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होना अपेक्षित है? तो प्रबोध होता है स्टार्टिंग, उसमें प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। प्राज्ञ पास करने पर मिलने वाला एक मुफ्त पुरस्कार क्या है? दोस्तों प्राग में 70% से प्लस ज़्यादा नंबर लाने पे 2400 रुपये पुरस्कार राशि मिलती है। रेलवे बोर्ड की राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अधीन क्षेत्रीय रेलवे से हर साल कितने कर्मचारी पुरस्कृत? तो हर साल 8 कर्मचारी पुरस्कृत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। गृह मंत्रालय पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष में 10,000 शब्दों से ज़्यादा लिखने के लिए एक यूनिट में कितने प्रथम पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 2 दिए जाते हैं, 500 प्रति कर्मचारी दिया जाता है। 72 गृह मंत्रालय पुरस्कार योजना के अंतर्गत साल में 10,000 सब, ये सेम क्वेश्चन है लेकिन ये द्वितीय पुरस्कार का बात कर रहा है। तो ये द्वितीय पुरस्कार 3 स्टाफ को दिया जा सकता है और इसकी राशि 3,000 प्रति कर्मचारी होता है। क्वेश्चन नंबर 73 गृह मंत्रालय पुरस्कार योजना के अंतर्गत साल में 10,000 शब्दों से ज़्यादा लिखने के लिए एक यूनिट में कितने तृतीय पुरस्कार दिए? तो तृतीय पुरस्कार 5 दिया जा सकता है और प्रति स्टाफ 2,000 रुपये नगद इनाम है। क्वेश्चन नंबर 74 नाम, पदनाम, साइन बोर्ड को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? तो सबसे पहले जो लोकल भाषा होता है, प्रादेशिक भाषा, फिर उसको हिंदी में लिखा जाएगा, फिर अंग्रेजी में। ये तीनों भाषा में लिखना अनिवार्य है। आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फॉर्मों को किस क्रम में तैयार किया जाता है? तो इनको 3 भाषा में तैयार किया जाता है। एक प्रादेशिक भाषा होती है जो लोकल भाषा होती है, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी। रबड़ की मोहरों को किस क्रम में बनवाना चाहिए? तो रबड़ के पैड को हिंदी, अंग्रेजी मतलब दोनों भाषा में होना चाहिए। प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाएं निजी तौर पर उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले एक मुफ्त पुरस्कार राशि क्या है? तो प्रबोध के लिए 1600 मिलता है, प्रवीण के लिए 1500 और प्राज्ञ के लिए 2400। हिंदी टंकन परीक्षा निजी तौर से उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले एक मुफ्त पुरस्कार की राशि क्या है? टंकन परीक्षा पास करने पर 1600 रुपये पुरस्कार राशि दिया जाता है। अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो अष्टम अनुसूची में नेपाली भाषा को, जो विदेशी भाषा है, को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 मंडल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो मंडल रेल प्रबंधक जो होते हैं, DRM बोला जाता है, डिविजनल रेलवे मैनेजर, वो इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए किस मंत्रालय
कार्यालय द्वारा हिंदी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं? तो दोस्तों, गृह मंत्रालय के अधीन हिंदी शिक्षण योजनाएं तैयार की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक मुश्त पुरस्कार के लिए कौन अर्हक होंगे? ऐसे कर्मचारी जो हिंदी परीक्षा प्राइवेट तौर पर पास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति केंद्र सरकार के कार्यालय विजयवाड़ा के अध्यक्ष कौन हैं? तो मंडल रेल प्रबंधक जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, स्टेशन उद्घोषणाओं को किस भाषा के क्रम में रखना चाहिए? तो 3 भाषा में होना चाहिए, पहला प्रादेशिक, फिर हिंदी और फिर अंग्रेजी में। रूप बोर्ड किस अनुपात में प्रदर्शित करना है? समानुपात में। त्रिभाषी होना चाहिए, प्रादेशिक, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषा में होना चाहिए। गाड़ियों के पैनल बोर्ड को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? ये भी 3 भाषा में होता है, प्रादेशिक, हिंदी व अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर आपका 86 हो गया। क्वेश्चन नंबर 87, हु आर ऑल एलिजिबल फॉर पर्सनल पे? तो केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित पराग परीक्षा या जब उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निर्धारित परीक्षा में निर्दिष्ट प्रतिशत अंक उत्तीर्ण होने पर उनको पर्सनल पे दिया जाता है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति लिपिकों को दिए जाने वाले मानदेय की राशि क्या है? तो लिपिकों को 600 रुपये दिया जाता है। हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पाने के लिए कौन योग्य है? ओपोलाइन के सभी कर्मचारी जो आम जनता से सीधे संपर्क में हैं। केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी को क्यों हिंदी प्रशिक्षण दिया जाता है? ताकि वे हिंदी में अपना दैनिक काम कर सके। हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? तो हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम की अवधि 30 घंटे की होती है। क्वेश्चन नंबर 92, कार्यशाला में प्रशिक्षित होने के लिए कौन योग्य है? तो सभी श्रेणी 3 के कर्मचारी और राजपत्रित अधिकारी जिन्हें हिंदी का कार्य साधन ज्ञान प्रवीणता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं, हिंदी आशुलिपि पास करने पर आशुलिपिक जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है को दे वैकल्पिक वेतन कितना है? तो वैकल्पिक वेतन के रूप में 12 महीने के लिए 2 वेतन वृद्धि के समतुल्य राशि होती है। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं, हिंदी प्रोत्साहन भत्ते के पात्र बनने के लिए टंकन या आशुलिपि को कितना टंकन कार्य करना चाहिए? हिंदी में प्रतिदिन 5 टिप्पणियाँ या तिमाही में 3000 टिप्पणियाँ करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 95, 90% से ज़्यादा और 95% से कम अंक सहित हिंदी टंकन पास करने पर मिलने वाला नगर पुरस्कार क्या है? दोस्तों, 90 से 95% के बीच में जिनका नंबर प्रतिशत होता है उनको 800 रुपये दिया जाता है। हिंदी आशुलिपि में 95% से अधिक अंक प्राप्त करने पर क्या नगद पुरस्कार मिलेगा? तो 95% से ज़्यादा हो गया तो प्रथम पुरस्कार मिलेगा जो 2400 का होता है। अंशकालीन हिंदी पुस्तकालय को दिया जाने वाला मानदेय क्या है? तो 1000 रुपये प्रतिमाह उनको मानदेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, हिंदी आशुलिपि पास करने पर मिलने वाला एकमुश्त पुरस्कार क्या है? तो 3000 रुपये है। महाप्रबंधक या उच्च अधिकारियों को दिए जाने वाले राजभाषा पदक का नाम लिखिए। तो कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक। वरिष्ठतम प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों या उच्च अधिकारियों को दिए जाने वाले
राजभाषा पदक का नाम लिखिए। तो रेल मंत्री राजभाषा रजक पथ। क्वेश्चन नंबर 101, क्षेत्रीय रेलवे के कार्यालय के प्रधान को दिए जाने वाले रेल मंत्री राजभाषा शील ट्रॉफी का नाम लिखिए। आदर्श रेल यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत कितने नगद पुरस्कार दिए जाते हैं तथा उनकी राशि क्या है? तो प्रथम पुरस्कार में 4,000, द्वितीय पुरस्कार 3,000, तृतीय पुरस्कार में 2,000 दिया जाता है। किसी तकनीकी विषय पर लिखे जाने वाले मूल हिंदी पुस्तक के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा दिए पुरस्कार का नाम लिखिए। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, हिंदी कहानी उपन्यास लेखन पर रेलवे बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम लिखिए। तो प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, हिंदी कविता संकलन लिखने पर रेलवे बोर्ड द्वारा दिए गए जाने वाले पुरस्कार नाम लिखिए। तब मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, हमने टोटल 105 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।